हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो लेकर आया हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक सीरीज कराई जा रही है जिसमें जो भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज हो रही है। तो इसका एक पहला वीडियो बन भी चुका है। तो आप लोगों को यदि ये वाला वीडियो अच्छी तरह समझना है तो उससे पहले ये पिछला वाला वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा। अब दोस्तों भारतीय नागरिकता है क्या, किसके बारे में बात करता है? तो जो नागरिकता है वो संविधान के भाग 2, किसमें? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक रखा गया है। अनुच्छेद से 11 तक ये डिफाइन किया गया है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कुछ मतलब कि इस तरीके की कुछ बाउंडेशन रखी गई हैं कि किस व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि हर कोई विदेशी आके यहाँ रहने लगे और पर 2-4 साल रहे और कोई वीज़ा लेके तो उसको भारतीय नागरिक कहा जाएगा। तो उसमें कुछ शर्तें रखी हैं कि किन व्यक्तियों को भारतीय नागरिक कहा जाएगा। तो दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका वीडियो मैं एक नागरिकता का वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें 5 से 11 जो भी आर्टिकल हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला है क्या है दोस्तों कि जो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक कहा जाएगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है दोस्तों, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर उससे कब 26 जनवरी 1950 से पहले उसका जन्म भारत में हुआ या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिसमें मैंने बता दिया है कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी या कौन सा व्यक्ति भारतीय नागरिक कहा जाएगा। और दोस्तों और हैं, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न में से कोई एक शर्त को पूरा करते हों। मतलब समझ में आ गया अब दोस्तों कि जो पाकिस्तान से आया हो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले की बात की जा रही है या अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक कहा जाएगा दोस्तों। और किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। इसमें दोस्तों कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिसमें जन्म से कोई भारतीय नागरिक कहा जा सकता है। किससे? जन्म से कोई भारतीय नागरिक कहा जा सकता है। और दोस्तों वंश के आधार पर मतलब कि क्या है कि जो दोस्तों उसमें कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 से या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर से आया हुआ हो और उसके वंश के आधार पर उसको भारत की नागरिकता कहा जा सकता है। या फिर उसके जो जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो तो उसको जन्म के आधार पर। अब क्या हो गया? जन्म से, वंश के आधार पर और पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण में क्या प्रावधान दिया गया दोस्तों कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ऐसा समझ में कि वो 7 वर्ष भारत में रह चुका हो तो ये पंजीकरण के द्वारा नागरिकता हो गई। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, मतलब कि इस तरीके से कई प्रकार की नागरिकता हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो मैंने आपको कराया था, ये वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में कि भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये भारत की संसद में शामिल है। 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारत की संसद बनती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। दोस्तों जो भारत में जो ये प्रावधान रखा गया है, कहीं से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, कहीं से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो ये मौलिक कर्तव्य कहीं से लिए गए हैं, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए गए, तो ये 60 देशों का जो अवलोकन किया गया था, 60 देशों का अवलोकन करके भारत की स्थिति को देखकर, भारत की भविष्य की स्थिति को देखकर किस प्रकार इसमें लागू किए जा सकें
उन नियमों के तहत ये कि भारत के संविधान में लागू किए गए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठा के हम लोगों ने लिया है, लेकिन उसको भारत के अनुरूप लागू किया गया है। तो दोस्तों जो उनमें से एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको कई परिभाषाएं दी गई इसको। अब जिसमें एक ग्रेनमेल ऑस्टिन है, उन्होंने कहा था कि संविधान की मूल आत्मा, क्या कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था कि संविधान की मूल आत्मा, जैसे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। फिर इसके बाद राज्य के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि किस प्रकार नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, रोजगार उपलब्ध कराया जाए, दैनिक चीज़ें हैं वो कैसे उपलब्ध कराई जाएं। तो इस तरीके से रोजमर्रा की चीज़ें कैसे उपलब्ध कराई जाएं, इस तरीके के प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखे गए हैं। जिसमें आर्टिकल 3635 किसमें? आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में इनको रखा गया है भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। ठीक है दोस्तों। तो जो मतलब कि जो कल्याणकारी राज्य है, कैसे लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, उसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। ये मैं आपको इसका भी एक वीडियो करा दूंगा। जैसे दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु के पूर्व निःशुल्क जो शिक्षा है वो अनिवार्य है। और ये आर्टिकल किस में रखा गया है? आर्टिकल 45 में रखा गया है। इसी प्रकार से कुछ है पर्यावरण संरक्षण के लिए है, कृषि और पशुपालन के लिए, ठीक है, राज्य की लोक सेवाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी राज्य के क्या निर्देश होना चाहिए, राज्य के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए नागरिक के लिए, इसके लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारत के किस संविधान में किया गया है? तो दोस्तों अभी मैंने हाल ही बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में किया गया है। 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग आखिर है क्या? तो दोस्तों क्या है कि 13 अगस्त 2014 को, क्या 13 अगस्त 2014 को जो मोदी गवर्नमेंट है इसने क्या किया था कि 65 साल पुराने हो गए थे किसके? योजना आयोग के। किसके? योजना आयोग के। तो दोस्तों योजना आयोग को भंग करके एक नए निकाय की स्थापना की थी, और वो नया निकाय कौन सा है? नीति आयोग। अब बात आती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग है क्या? तो नीति से क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1950 को। ये जो योजना आयोग का भंग किया गया था 13 अगस्त 2014 को। कब? 2014 को। और ये मैं गलत बोल गया हूँ, यहाँ पर जो नीति आयोग है वो 1 जनवरी और 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और जो हमारा योजना आयोग है उसको भंग कब किया गया था? तो 13 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया गया था, और जनवरी में ये क्या स्थापना की गई थी? नीति आयोग की। और जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता था वो क्या होता था? कौन होता था? वो प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और दोस्तों बात आती है कि नीति आयोग को जो नीति निर्माण का जो शीर्ष प्रमुख मंडल है उसको क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। नीति आयोग को क्या कहा गया? थिंक टैंक कहा गया है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से एक नज़रिए के रूप में कि किस तरीके से ये कार्य करेगा, इसका मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि नीति आयोग क्या है, पूरा डिटेल से अच्छे तरीके से कराऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही जान लो कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, 13 अगस्त 2014 को इसको योजना आयोग की जगह पे इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और 13 अगस्त
2014 को जो योजना आयोग था वो उसको भंग कर दिया गया था। किस गवर्नमेंट ने किया था? तो मोदी गवर्नमेंट ने किया था। ये आते ही इन्होंने एक धूम मचा दी थी इसमें। तो उसके बाद ये जो अध्यक्ष होता है, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, ऐसे ही नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का बदला हुआ नाम। तो आपको मैंने अभी अभी हाल ही में कराया, क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? इसकी स्थापना योजना आयोग इसकी स्थान पर हुई है, बिल्कुल सही बात, योजना आयोग की हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है? नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका प्रमुख कौन होता है? कौन होता है इसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। तो केवल एक सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एक शपथ का वीडियो बताया था कि कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसको त्यागपत्र देता है। इसके लिए आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो देखना होगा, उसमें पूरा क्लियर बढ़िया डिटेल से मैंने बताया आपको। तो आप इतना जान लो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो प्रधानमंत्री अपना जो त्यागपत्र होता है वो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों। अगला है भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो भारत का चुनाव आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 1950 को। कब हुआ था? 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल का प्रावधान दिया गया है? किसका? आपातकाल का। तो ये दोस्तों इसमें से एक ही अभी ये जो अनुच्छेद 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों। हमारे देश में 3 आपातकाल होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 356 कौन सा है ये? राष्ट्रपति शासन। और 360 आर्टिकल 360 क्या है? किस पर ये क्या कहता है? ये है वित्तीय आपातकाल के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद कितने समय के लिए खाली रह सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद कितने समय के लिए खाली रह सकता है? तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए खाली रह सकता है, इसके बाद खाली नहीं रह सकता है। मतलब क्या है दोस्तों? खाली कैसे? मान लो अकस्मात राष्ट्रपति जी की खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर वो अपना त्यागपत्र दे दें, या महाभियोग लगा दिया जाए आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो सकता है। तो उसकी जगह पर 6 महीने मैक्सिमम हो सकता है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो लोकसभा है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन से थे? गणेश वासुदेव मावलंकर पहले अध्यक्ष थे। किसके? लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी चेरियन। कौन से? डॉक्टर पीवी चेरियन। ये अभी फिलहाल में पीछे अभी बीएड की परीक्षाएं हुई थी, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष पूछे थे, अब उपाध्यक्ष पूछने लगे, तो डॉक्टर पीवी चेरियन, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इसमें डाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्यपाल का कार्य कितने समय के लिए होता है? तो राज्यपाल का कार्य जो होता है वो 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। अब बात आती है दोस्तों राज्यपाल की। तो राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है कि उसकी कुछ अर्हता होती है कि कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। अब उसमें 2 प्रावधान दिए गए हैं कि ये तो भारत का नागरिक होना चाहिए एक, तो दूसरा प्रावधान क्या कर रखा है कि उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष, कितनी? 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो आयु। ठीक है दोस्तों। और क्या है दोस्तों जो राज्यपाल है उसमें क्या होता है कि दोस्तों कि जो इसका पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के विवेकानुसार ये पद धारण करता है। तो दोस्तों और ये जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। अब बात इसमें आती थी कि जो राज्यपाल का पद है तो ये तो मतलब कि न्यायपूर्ण तो है नहीं कि जब राष्ट्रपति सोचे तब राज्यपाल का पद छीन ले, उसे त्यागपत्र ले ले और जब चाहे तब प्रसाद पर्यंत उसको दे दे। तो दोस्तों उसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी और इसके लिए एक संशोधन किया गया था और ऐसा कई बार हुआ, उसके बाद ही संशोधन किया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, बीपी सिंह की नेतृत्व में सरकार 1989 में बनी थी। तो उसमें क्या किया गया था कि जो कांग्रेस के राज्यपाल थे
उनसे कौन सी सरकार थी? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। बीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी 1989 में। उसने क्या किया था? सभी राज्यपाल जो थे उनके त्यागपत्र ले लिए थे, और वो किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए गए थे। लेकिन जो कुछ राज्यपाल थे उनको बदल दिया गया था, बाकी सबके क्या कर लिए थे? त्यागपत्र ले लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और यही प्रक्रिया दोबारा फिर 1991 में, कब? 1991 में दोहराई गई थी। और वो तब किसके नेतृत्व में दोहराई गई थी? पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में दोहराई गई थी, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। कब? 1991 में। बीपी सिंह और चंद्रशेखर द्वारा नियुक्त 14 राज्यपालों को बदल दिया गया था। कितने राज्यपालों को? 14 राज्यपालों को बदल दिया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से राज्यपाल का जो मतलब कि क्या है कि जो पद है वो 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए वो पद पर बना रह सकता है। तब तक जो उसका उत्तराधिकारी जो नया आएगा वो पद धारण नहीं कर लेता, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, और एक आ गया है कि राज्य के अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल जरूर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए और क्या होगा कि राष्ट्रपति को जब यह लगे, क्या लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है, जैसे संविधान का उल्लेख नहीं है कि मतलब कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति जब सोचे तब उसका पद ले सकता है, तो ऐसा नहीं है। वो उसको पद धारण तो करवा सकता है, लेकिन कुछ संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं के अनुसार उसका त्यागपत्र ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भाग 4A से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? 4A से। जिस प्रकार राज्य के कर्तव्य होते हैं, नागरिकता होती है, जिस प्रकार मतलब कि मूल अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मैं अभी एक बार मौलिक अधिकार पर अपना वीडियो बनाऊंगा। तो फिर कुछ जो भारतीय नागरिक हैं उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, तो उन ड्यूटीज़ को भाग 4A में रखा गया है। और ये दोस्तों जो है ये 1976 में, कब दोस्तों? ये भाग 4 में रखा गया है 1976 में। एक संविधान मतलब कि एक कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, और उस कमेटी को क्या नाम दिया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या था नाम? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि इसमें एक संशोधन किया गया था, और 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, कब? 42वें संविधान संशोधन। पहले तो ये जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ संविधान संशोधन के द्वारा इसमें और मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे। जैसे 1976 में जो 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 1976 में 10वां मौलिक, 9 तो पहले से थे और 10वां ये जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ओरली कुछ ड्यूटीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि संविधान का पालन करे कोई भी व्यक्ति है, जो 4A, और इसमें एक आर्टिकल 51 का, क्या 51A आर्टिकल के तहत भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और टोटल जो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 10वां मौलिक कर्तव्य था 1976 में इसका संशोधन किया गया, और 85 में किया गया था। अभी मैं उसको बताऊंगा डिटेल से। पहले अभी समझो कि मौलिक कर्तव्य हैं ये होते क्या है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो दोस्तों मतलब कि जिस तरीके से राज्य का दायित्व होता है, केंद्र का दायित्व होता है, हमको मौलिक अधिकार दिए गए, तो इस प्रकार हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं देश के लिए और राज्य के लिए। तो क्या हैं वो? कुछ मैं बताऊँ। जैसे देश की रक्षा के लिए रक्षा करें, आहान के राष्ट्र की सेवा करें, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। मतलब कि जो भारत में राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगीत हो रहा है, झंडा है, इसका सम्मान करें। भारतीय संपत्ति जो सरकारी संपत्ति उसकी सम्मान करें, रक्षा करें। तो ये कुछ मैंने बेसिक बता दिए, वैसे मैं आप लोगों को एक बार डिटेल में बताऊंगा। तो ये कुछ बेसिक हैं जिसमें मतलब कि हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं देश के लिए। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मैंने अभी हाल पिछले क्वेश्चन बताया कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, भारत में आकस्मिकता निधि किसके आधार पर रखी गई है? तो भारत में आकस्मिकता निधि जो है वो राष्ट्रपति के, किसके? राष्ट्रपति के अधिकार में। कहाँ रखी गई है? राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है। अगला है, आकस्मिकता निधि का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका किस में किया गया है? अनुच्छेद
267 किसमें, अनुच्छेद 267 में इसका उल्लेख किया गया है नीति का। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं इससे दोस्तों। और जो भी ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं 20, उनके नीचे आंसर दिए गए हैं। आप लोगों को पहले प्रॉब्लम होती थी तो इस बार जैसे मैं उसको कट कर देता था आंसर लगा के, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि और लोग मुझसे जुड़ सकें और उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। पॉलिटी से रिलेटेड एक में ऐसी सीरीज चलती रहेगी जब तक कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, NTPC